नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। आज तारीख है 17 जनवरी 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का विश्लेषण करेंगे हम लोग, पीटी फैक्ट को भी जानेंगे और देखेंगे किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। न्यूज़पेपर डिस्कशन और आंसर राइटिंग दोनों का पीडीएफ आपको मिल जाता है। आप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का जो ज्वाइन बटन है उससे आप एस्पिरेंट का सेक्शन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको आंसर राइटिंग और न्यूज़पेपर डिस्कशन का पीडीएफ हर चीज़ अवेलेबल हो जाता है। चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं मैसेज करके, वहाँ पर भी आंसर राइटिंग वगैरह मिल जाएगा आपको। देखिए आज का हेडलाइन क्या है, तो सैफ अली खान जी के बारे में है, जिनके ऊपर में अटैक किया गया था। इनके घर पर अटैक हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि देश का जो सबसे समृद्ध इलाका है मुंबई, वहाँ की मुंबई पुलिस मानी जाती थी कि बहुत ही अच्छी है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ख़राब पुलिस जो देश की है उनमें से मुंबई है। बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? कुछ दिन पहले पुणे में एक कपल जा रहे थे, उनके ऊपर एक बड़े घर के किसी बच्चे ने, बच्चा क्या बोलना, महंगी गाड़ी से कुचल कर मार दिया। उसको पुलिस ने ऐसे लिखवा करके छोड़ दिया। सैफ अली खान जी पर अटैक हो गया, घर में कैसे किसी एक्टर पर अटैक हो सकता है भाई? कुछ दिन पहले बाबा सिद्दीकी को शाम को गोली मार दी गई मुंबई के स्ट्रीट पर। कोई छोटे मोटे लोग तो है नहीं, छोटे मोटे लोग होते ये तो ऐसे लिखवा कर पुलिस छोड़ देती। बड़े लोग हैं, इसलिए 20 पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। इनके जो हमला किया उसको ढूंढने के लिए लगाना भी चाहिए था, नहीं होना चाहिए। सभी की जान सुरक्षित रहनी चाहिए। सबसे ख़राब पुलिस अगर कोई है देश में तो हकीकत में वो मुंबई पुलिस ही है। सबसे भ्रष्ट और करप्ट लोग हैं। इस तरह के लोगों पर जब अटैक हो सकता है तो सामान्य पब्लिक का वो कितना सुनते होंगे, इसका आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। अगला न्यूज़ क्या है आज का? अगला न्यूज़ है सैटेलाइट डॉक जो है वो स्पेस में सक्सेसफुल हो गया है। दुनिया के तीसरे चौथे देश हम बन गए हैं। इससे पहले दुनिया के 3 और देशों ने ये शानदार कारनामा किया था। चौथे देश है पूरे दुनिया में, 200 से अधिक कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया भर, उसमें चौथे देश हैं हम जिसने ये सफलता हासिल की है। क्या इसका भाई मायने क्या है इस सफलता का, क्या हम इससे हासिल करना चाहते हैं, उसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। सैटेलाइट डॉकिंग मतलब क्या होता है? 2 सैटेलाइट था, एक था जिसका नाम चेजर और एक का नाम है टारगेट। टारगेट यानी कि जहाँ तक पहुँचना है। एक चेजर जो उसका पीछा कर रहा था, उस दूसरे सैटेलाइट से खुद को फिजिकली कनेक्ट कर देने के लिए फिजिकली एक दूसरे से कनेक्ट हो गए और ऊर्जा का संचार दोनों सैटेलाइट के बीच में सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। क्या हम इससे हासिल करना चाह रहे हैं? तो भविष्य के मिशन, जैसे कौन सा एक उदाहरण लें तो चंद्रयान जो होगा, चंद्रयान 4 जो मिशन होगा, इस चंद्रयान मिशन में पता है क्या हम हासिल करना चाहते हैं कि मून से क्या लाएं, तो वहाँ से सैंपल सर्वे उठा करके पृथ्वी पर लाएं, मून की सतह का सैंपल सर्वे। तो यानी कि क्या होगा, ये मून होगा, एक सैटेलाइट उसके चारों तरफ घूम रही होगी, इससे एक सैटेलाइट अलग होकर जाएगा मून पर, फिर वो वापस आकर इसमें खुद को डॉक कर लेगा, खुद को जोड़ देगा। ये पूरी प्रक्रिया कहाँ पर होगी? तो मून पर होगी, यानी कि इसमें भी डॉकिंग की प्रक्रिया होगी। इसके साथ साथ हम स्पेस में अपना स्टेशन बनाना चाहते हैं, जिसको क्या नाम देना चाहते हैं? भारतीय स्पेस स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन ये बनाना चाहते हैं हम 2035 तक। उसमें भी हमें डॉकिंग की आवश्यकता पड़ेगी, इस तकनीक की आवश्यकता पड़ेगी। डॉकिंग का मतलब 2 जहाज़ों को, 2 सैटेलाइटों को, 2 इक्विपमेंट को स्पेस में सफलतापूर्वक एक दूसरे से कनेक्ट कर देना, इसी को डॉकिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग पूरा देखेंगे। साथ में इसरो से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आज न्यूज़पेपर में दिया हुआ है। और कौन कौन से टॉपिक हैं देखिए ज़रा। तो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो भारत में 26 जनवरी के मौके पर हमारे प्रधान क्या होंगे? तो अतिथि होंगे। मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट होंगे। उस टॉपिक को भी हम लोग देखें। देखिए पहला टॉपिक है स्पेसएक्स मिशन, इसको समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन का जो लॉन्च व्हीकल है, इसरो नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल, इसको क्या कहा जाता है? NGLV। इसको भी समझेंगे हम लोग। NGLV को इसलिए समझेंगे क्योंकि इसरो इस पर अच्छे से काम कर रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष तक इसकी भी लॉन्चिंग की जा सकती है। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, इसको भी समझेंगे। पहले उससे पहले के जो टॉपिक हैं स्पेसएक्स मिशन, इसको बस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था, 30 दिसंबर को ही मैंने इसको पढ़ाया था आपको। स्पेसएक्स मिशन का प्राथमिक उद्देश्य अंतरिक्ष यान को डॉक करने, अनडॉक करने का आवश्यक प्रौद्योगिकी का विकास और प्रदर्शन कर। डॉक का मतलब फिजिकली दोनों को जोड़ना और अनडॉक का मतलब है दोनों को अलग से करना।
जोड़ने का मतलब होता है कि ऊर्जा का प्रवाह भी दोनों सैटेलाइट के बीच में होना चाहिए, ऊर्जा का संचार होना चाहिए। डॉकिंग एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो उपग्रहों को एक साथ रखा जाता है, फिर उन्हें अंतरिक्ष में जोड़ा जाता है। एक टारगेट था इसमें जिसमें जुड़ना था, और एक चेजर था। चेजर का मतलब पीछा करने वाला हो गया। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। शब्दावली को याद रखिएगा, हो सकता है मेंस एग्जामिनेशन में ये शॉर्ट फॉर्मेट में आपसे पूछ ले और वहाँ पर आपको दिक्कत आ जाएगी लिखने में इसको। ये डॉकिंग ऑपरेशन चालक दल, ईंधन और संसाधनों को स्टेशन पर स्थानांतरित करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। यह मिशन इन ऑर्बिट, मरम्मत और असेंबली जैसे कार्यों के लिए उन्नत रोबोटिक्स का भी उपयोग करेगा, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता का प्रदर्शित करेगा। मतलब कि भारत दुनिया का चौथा देश है। रूस, चीन और अमेरिका ने इससे पहले कब किया वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, ईस्वी तक आपको बताऊंगा, ताकि आप उसको याद रखें। एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, उससे कुछ भी पूछे तो ना छूटे। एक एक करके समझते चलेंगे। स्पेसएक्स का उपयोग प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के रूप में किया जाएगा, जिसे POEM-4 के रूप में जाना जाता है, जिसमें विभिन्न माइक्रोग्रेविटी प्रयोगों के लिए अनुमति मिलती है। विशेषता क्या है, इसको श्रीहरिकोटा लॉन्च किया गया था। इसमें दो उपग्रह हैं, SDX-01 है और या चेजर, और SDX-02 जिसको टारगेट बनाया गया था। SDX-02 इसका पीछा कौन सा कर रहा था, SDX-01। जब इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी, मैंने आपको समझाया था रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। रिलेटिव वेलोसिटी होता है, इसका रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा तब एक दूसरे से क्या करेंगे, ये डॉक हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। रिलेटिव वेलोसिटी 0 होने का मतलब है, अगर SDX-01 है, इसका स्पीड 100 किलोमीटर प्रति आवर है, जो कि बहुत कम स्पीड में बता रहा हूँ, और SDX-02 है, इसका भी स्पीड सेम डायरेक्शन में, उसी दिशा में 3 बार बोला तो इसका कोई मतलब होगा। इसका भी मतलब 100 किलोमीटर पर आवर ही है स्पीड, सेम डायरेक्शन में, तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप इस पर बैठे हैं, पहले वाले सेटेलाइट पर आप बैठे हैं, तो दूसरा सेटेलाइट आपको स्थिर लगेगा, चलता हुआ नहीं दिखेगा। इसको क्या कहा जाता है, रिलेटिव वेलोसिटी कहा जाता है। हो सकता है पूछा जाए PT एग्जामिनेशन में आपसे। अगर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे होंगे, ये 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा होगा, ये 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा होगा, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। जब अपोजिट डायरेक्शन होता है स्पीड जुड़ जाती है, और जब सेम डायरेक्शन होता है तो स्पीड क्या हो जाती है, तो घटा देते हैं, उसको कम कर देते हैं एक दूसरे में से, जिससे क्या हो जाएगा, 0। तो रिलेटिव स्पीड इनका 0 होना चाहिए, तभी डॉकिंग की प्रक्रिया हो पाएगी। इसरो ने इससे पहले 3 बार और अटैम्प्ट किया था, 2 बार और अटैम्प्ट किया था इसी दौरान, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों के कारण से उसने डॉकिंग की प्रक्रिया को बीच में रोक दिया। कल दिन में उसने डॉकिंग की प्रक्रिया को पूरा किया और वो संपन्न हो गया, पूरा का पूरा संपन्न हो गया। अब जरा देखते हैं अगला टॉपिक जो हम लोगों का, वो देखेंगे इसका उपयोग क्या क्या हो सकता है बंधुओं। तो चंद्रयान 4 जो मिशन होगा, जिसमें चंद्रमा से सैंपल लाएंगे, उसमें होगा। डीप स्पेस मिशन में हम लोग कर सकते हैं। अंतर्ग्रहीय मिशन के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, तो स्पेस स्टेशन जो हम बनाएंगे, भारतीय स्पेस स्टेशन, उसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इस पूरे प्रणाली को क्या नाम दिया गया, भारतीय डॉकिंग सिस्टम इसका नाम दिया गया है। भारतीय स्पेस डॉकिंग सिस्टम इसको नाम दिया गया है। भारतीय स्पेस डॉकिंग सिस्टम, इसका हिंदी में ही ये नाम दिया गया है, भारतीय स्पेस डॉकिंग सिस्टम, इसका ये नाम ही है। अंग्रेजी में इंडियन मत कर दीजिएगा, भारतीय स्पेस डॉकिंग सिस्टम इसका नाम दिया गया। ओके। इसरो नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल, अब ये चर्चा में आ गया है, इसको कहा जाता है NGLV। दरअसल में इसरो के जो चेयरमैन हैं, उनका कल कैबिनेट को उन्होंने ब्रीफ किया NGLV के बारे में, और उसके अलावा डॉकिंग प्रोसेस के बारे में कैबिनेट को ब्रीफ किया है। इसरो को कोई मंत्रालय के तत्वाधान में नहीं रखा गया है। इसरो हो गया, थोड़ा सा और समझ लीजिएगा, एटॉमिक चीज़ें हो गई। ये 2 ऐसे चीज़ हैं जो प्रधानमंत्री जी के अंतर्गत डायरेक्ट आता है, इसलिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी के अंतर्गत डायरेक्ट आता है। कौन से चीज़ें हैं, तो इसरो हो गया। और एटॉमिक चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं, एटॉमिक परमाणु से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं, विभाग जो है पूरा प्रधानमंत्री जी के अंतर्गत ही आता है। ये 2 पोर्टफोलियो उन्हीं के पास में होता है, उन्हीं के डायरेक्ट उनके कंट्रोल में होता है। तो कल इन्होंने कैबिनेट को ब्रीफ किया है, इसरो के जो नए चीफ बने हैं उन्होंने ब्रीफ किया, और वहाँ पर NGLV की भी चर्चा की है उन्होंने। NGLV क्या है, तो वर्तमान में इसरो के पास में 2 गाड़ी है जिससे वो सैटेलाइट को लॉन्च करता है। 2 गाड़ी हैं अपने पास, एक PSLV है और एक GSLV है। क्या है ये दोनों, तो 2 गाड़ी है जिससे इसरो क्या करता है, सैटेलाइट को डाल करके स्पेस में भेजता है। इन दोनों की कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस का मतलब कुछ इन पर सीमाएँ हैं।
जैसे PSLV ज़्यादा लोड लेकर नहीं जा सकती, GSLV ज़्यादा लोड लेकर जा सकती है। अब इससे भी आगे हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में अंतरिक्ष पर्यटन हो गया, अंतर्ग्रहीय मिशन यानी कि इंटरप्लैनेटरी मिशन होंगे, या दूर तक हमें डीप स्पेस में यात्रा करना होगा, तो उसको लेकर नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल चाहिए होगा। जो हमें गाड़ी है वो उन्नत चाहिए होगी। अगर आप पटना से हाजीपुर जाना है तो साइकिल से जा सकते हैं आप, लेकिन पटना से दिल्ली आना हो तो साइकिल से आने की आप नहीं सोचेंगे, क्योंकि लिमिटेशंस होती है हर चीज़ का। कुछ लोग दुनिया भ्रमण करते हैं साइकिल से, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लिमिटेशन होता है हर व्हीकल का कि किस व्हीकल से कहाँ जाएंगे। आप नॉर्मल गाड़ी लेकर हाई एल्टीट्यूड एरिया में नहीं जा सकते, क्योंकि उसका इंजन जो होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है, इंजन पर ज़्यादा जोर पड़ता है और सही से काम नहीं कर पाता है। नॉर्मल टायर लेकर आप कहाँ पर नहीं जा सकते, तो हाई एल्टीट्यूड एरिया में नहीं जा सकते हैं। टायर पर चेन बांधना पड़ जाता है लोहे का, क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पर टायर को घुमाने में मुश्किल आती है। इसी प्रकार से स्पेस में भी सभी मिशन को एक ही प्रकार के लॉन्च व्हीकल से कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता है, हर मिशन के अलग अलग लॉन्च व्हीकल चाहिए होते हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल इसरो बना रही है। इसरो NGLV के लिए जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में 10 टन की पेलोड क्षमता वाले लागत प्रभावी 3 चरण वाला पुनः प्रयोज्य भारी लिफ्ट वाहन के निर्माण का विचार कर रहा है। और ये 3 चरण वाला होगा या 4 चरण वाला, वर्तमान में तो 3 ही चरण बोला गया है। अगर आगे जाकर इसमें कुछ साइंटिफिक चेंज होते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन 3 चरण का ये क्या होगा, एक लॉन्च व्हीकल होगा। इसका मजबूत डिजाइन, थोक विनिर्माण, मॉड्यूलैरिटी, इन सिस्टम सब सिस्टम चरणों में न्यूनतम टर्न अराउंड की समय की अनुमति देता है। मतलब कि क्विक और भरोसेमंद और बहुत अधिक वजन उठाने वाला क्या होगा ये, तो ये एक PSL लॉन्च व्हीकल होगा। इसमें बूस्टर चरणों के लिए सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्सन लिक्विड ऑक्सीजन के साथ ईंधन के रूप में परिष्कृत मिट्टी तेल यानी कि ऑक्सीडाइजर के रूप में सुविधा होगी। उपयोग, इसका संभावित उपयोग संचार उपग्रह, डीप स्पेस मिशन, भविष्य के मानव अंतरिक्ष उड़ान, कार्गो मिशन लॉन्च करने में होगा। क्यों हम इस प्रकार की चीज़ों को तैयार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, विश्लेषण वाले पक्ष पर आते हैं। माना जा रहा है जैसे आज से 50 वर्ष पहले, आज 50 वर्ष तो छोड़ दीजिए, आज से 20 वर्ष पहले ही चले जाइए, 20 वर्ष पहले यानी कि 2004-05 में चले जाइए। वहाँ पर आप ये रियलाइज़ कर सकते थे कि ऑनलाइन इतना सारा कुछ हो जाएगा आने वाले समय में, रियल टाइम में आप हर चीज़ को एक्सेस कर सकेंगे। इंटरनेट इतना सभी जगहों पर अवेलेबल हो जाएगा कि गांव घर के महिलाएं से लेकर छोटे छोटे दुकान तक सभी जगहों पर ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम हो जाएगा, ऑनलाइन पे करेंगे सभी लोग। नहीं आप इमेजिन कर सकते थे। उसी प्रकार से आज से 50 साल का या 20 साल बाद का विश्व कैसा होगा वो हम अभी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। उसमें ये ज़रूर होगा कि स्पेस में आना जाना खेल हो जाएगा एक दूसरे सभी लोगों के लिए, सभी देशों के लिए स्पेस में जाना बहुत आसान हो जाएगा। तो हमें हर चीज़ के लिए तैयार करना होगा खुद को। मून पर मानव आबादी बन सकती है, मार्स पर मानव आबादी बन सकती है, क्योंकि पृथ्वी ओवरलोड हो गया है। तो इसके कारण से हमें क्या क्या चाहिए होगा, इस प्रकार के लॉन्च व्हीकल चाहिए होंगे जो कार्गो, स्पेस में भारी सामानों को ले जा सकें, इंसानों को ले जा सकें, डीप स्पेस में अन्वेषण के लिए उपयोग हो सके, साथ में संचार उपग्रह जो भारी भरकम होते हैं उनके लिए भी हमारे पास व्हीकल होना चाहिए। अब ज़रा एक न्यूज़ देखते हैं छोटा सा कि कब कब किस देश ने डॉकिंग पहले प्रयोग किया हुआ है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ पर चलेंगे। देखिए इससे पहले 3 देश ने किया हुआ है ये चीज़। यूपीएससी ने PT एग्जामिनेशन 2022 में एक ख़तरनाक सवाल पूछा था। उसने पूछा था कि हम इसमें दुनिया में किन किन देशों के पास अपना नेविगेशन सिस्टम है, उसमें उदाहरण दिए थे। सीधा सा यही सवाल पूछा था। तो बहुत आसान सवाल होता है ये, लेकिन कई बार आप एग्ज़ाम के प्रेशर में इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए याद करके स्पष्ट तौर पर रख लीजिए। सबसे पहले किसने किया, तो USA ही करेगा। USA ने कब किया, देखिए उसने कब हासिल कर लिया था, 1966 ईस्वी में, 66 ईस्वी में, ठीक है 1966 में। अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2025। आज हम उस तकनीक को हासिल कर रहे हैं, ठीक है। USA अगले ही साल किया, क्योंकि कौन सा दौर चल रहा था, शीत युद्ध का दौर चल रहा था। इसमें स्पेस मिशन, मून मिशन, हर चीज़ USSR और USA के बीच में कंपटीशन के तौर पर चल रहा था। तो कंपटीशन हमेशा बुरा ही नहीं होता है। मानवों ने कितना कुछ हासिल कर लिया शीत युद्ध से। तो 1967 में इसने कॉस्मोस 186 एंड कॉस्मोस 188 एयरक्राफ्ट को क्या किया, डॉक किया, आपस में सफलतापूर्वक किया। उसके बाद चीन ने किया। चीन को कब लगे समय, तो 2011 आ गया चीन का।
तो आज से 14 वर्ष पहले चीन ने इसको हासिल किया। सेंगझुओ 8 एयरक्राफ्ट को उसने तियांगयोंग 1 स्पेस क्राफ्ट के साथ में डॉक किया और ये सफलतापूर्वक हो गया। अपना कौन सा था, चेजर और टारगेट था। और अभी मैंने आपको पढ़ाया सारा कुछ, तो वो उन दोनों का हमने डॉक किया कब, तो 2025 ईस्वी के जनवरी माह में किया है हमने सफलतापूर्वक डॉकिंग मिशन। लॉन्च किया था दिसंबर में इसको। ये याद रखेंगे पूरा का पूरा टॉपिक आप लोग। इस टॉपिक से जुड़े हुए एप्लीकेशन मैंने आपको समझाया है। किसने कब क्या हासिल किया वो भी बता दिया आपको। क्या इसके लाभ हो सकते हैं वो भी बताया आपको। कितना मुश्किल चीज़ है ये कि दुनिया में आज तक 4 ही देश कर पाए हैं। जापान ने भी हासिल नहीं किया, यूरोपियन जो स्पेस एजेंसी है उसने भी हासिल नहीं किया, इजराइल ने भी हासिल नहीं किया, और तो दुनिया में है ही बहुत कम स्पेस एजेंसियाँ। ठीक है, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला देखिए, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो हैं पारबोवो सुबिंतो नाम है इनका, सुबिंतो नाम है। ये हमारे रिपब्लिक डे के गेस्ट होंगे। अब बीपीएससी में सवाल क्या पूछेगा, सबसे पहले तो यही पूछेगा कि भाई इंडोनेशिया के राष्ट्रपति महोदय आए हैं भारत, किस देश के आए थे, ये पूछ सकता है। तो इंडोनेशिया, देखिए क्या क्या हम लोग पढ़ने लग गए। अब पहले कितना विश्लेषण पढ़ते थे। पारबोवो सुबिंतो हैं, ये क्या है, तो ये गेस्ट होंगे। ये इंडोनेशिया के चीफ अभी वर्तमान प्रेसिडेंट बने, हाल फिलहाल में ही वहाँ पर इलेक्शन हुआ था। कौन सा हमारा रिपब्लिक डे होगा ये, तो 76th रिपब्लिक डे होगा। कौन सा होगा, 76th रिपब्लिक डे होगा। 26 जनवरी को नई दिल्ली में राजपथ पर ये मनाया जाता है। पूरे देश में ही मनाया जाता है, लेकिन राजपथ पर भव्य प्रदर्शनियाँ भी होती हैं। कभी जीवन में मौका मिले तो उसमें शामिल जरूर हो। 26 जनवरी को होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बाकी ये जब आएंगे भारत यात्रा पर तो डिटेल में भारत और इंडोनेशिया के बीच, भारत इंडोनेशिया रिलेशन को उस समय पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है, ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने जॉर्ज ऑरवेल को सम्मानित किया है। जॉर्ज ऑरवेल कौन है, तो इनको इस सदी का, पिछले 100 वर्षों का, अभी तक वर्तमान का 100 वर्ष चल रहा है, इस सदी का सबसे महान राइटर इनको माना जाता है। इनका जन्म चंपारण में हुआ था, बिहार के चंपारण में हुआ था, इसलिए इनसे जुड़े हुए हर छोटे बहुत फैक्ट को याद रखना चाहिए। बीपीएससी ने बहुत पहले जब बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें पीटी एग्जामिनेशन में जॉर्ज ऑरवेल के बारे में पूछा था कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध राइटर्स हैं, इनको इस सदी का सबसे महान राइटर में से एक माना जाता है जॉर्ज ऑरवेल को। ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में जन्मे जॉर्ज ऑरवेल के 75वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके सम्मान में एक सिक्का जारी किया है। ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने जॉर्ज ऑरवेल के सम्मान में एक सिक्का जारी किया है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो मोतिहारी जो है पूर्वी चंपारण, वहीं पर इनका हुआ था। स्मारक यूरो 2 सिक्के पर ऑरवेल की विरासत का प्रतीक डिजाइन अंकित है। यूरो 2 है ये। महान अंग्रेजी उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल का जन्म 25 जून 1903 को बिहार के मोतिहारी में हुआ था। उस समय औपनिवेशिक दौर था, तो इसी के दौरान जॉर्ज ऑरवेल का जन्म बिहार में हुआ था। उनके पिता एक ब्रिटिश सिविल सेवक थे, उनकी मां बर्मी वंश की थी। ऑरवेल के प्रसिद्ध उपन्यास 1984 में और एनिमल फार्म को अंग्रेजी साहित्य में मील का पत्थर माना जाता है। उन्हें अक्सर शताब्दी के लेखक के रूप में संदर्भित किया जाता है। इनकी रचनाएं बहुत महान हैं, बहुत ही शानदार राइटर माना जाता है इनको। आप समझ सकते हैं कि इनको सदी का सबसे शानदार राइटर माना जाता है। इस सदी में कितने महान लेखक हुए हैं, उस सदी का सबसे महान लेखक इनको माना जाता है, जॉर्ज ऑरवेल को माना जाता है। ऑरवेल का कार्य विशेषकर बिग ब्रदर, अधिनायकवादी नियंत्रण की अवधारणा आज भी प्रासंगिक है। और अधिनायकवादी नियंत्रण यानी कि खुद को बड़ा दिखा के दूसरों पर नियंत्रण हासिल करना, ये किसी देश के परिप्रेक्ष्य में भी हो सकता है, समाज के परिप्रेक्ष्य में भी हो सकता है, और जंगल के परिप्रेक्ष्य में भी हो सकता है। यह सिक्का ऑरवेल की सत्य, शक्ति और गोपनीयता के विषय में गहरे संबंध को दर्शाता है। साहित्य और वैश्विक विमर्श में उनके अस्थायी प्रभाव के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करता है। ये जॉर्ज ऑरवेल हैं, इन्हीं के उपलक्ष्य में ये सिक्का जारी किया गया है। कृपया इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आज इतने ही टॉपिक थे, मैंने आपको करवाया है। आगे के टॉपिक को अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, जिसमें मैंने नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल बताया, आपको डॉकिंग बताया है। 8th पे कमीशन सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है, लेकिन पीटी मेंस में इससे पूछा नहीं जाता है। मैं आपको बताऊं, 7th पे कमीशन जब आया था ना, 2016 के आसपास आया था, 15-16 के आसपास। उस समय अरुण जेटली जी ने बोला था कि पे कमीशन अब एंड हो रहा है, अब नए प्रकार से हम लोग वेतन वगैरह देंगे। अरुण जेटली जी थे उस समय। लेकिन बाद में अब भारत सरकार ने कल अनाउंस किया है कि 8th पे कमीशन को जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी। ये क्या होता है, दरअसल में भारत सरकार ने किया, अब तो सभी राज्य सरकार भी आने वाले कुछ समय में कर देगी।
जो भी भारत सरकार के कर्मचारी होते हैं उनके सैलरीज वगैरह इंक्रीज होते हैं, और जो पेंशनर हैं, जो पेंशन हासिल कर रहे हैं, उनका पेंशन इंक्रीज होता है। इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि पे कमीशन क्या होता है, किस प्रकार से ये इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। जब लोगों के वेतन बढ़ेंगे तो क्या होगा, ज़रा सोचिएगा एक बार। मैं आपको सोचने के लिए बोल रहा हूँ, सोचिए ज़रा। आपका वेतन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में, मान लीजिए पहले था 50,000, बहुत कम होता है, ये बढ़कर अब कितना हो गया, मान लीजिए आपका 70,000 आपका वेतन हो गया है। क्या होगा, 20,000 के पास में एक्स्ट्रा आए हैं। एक तो पहली बात है कि महंगाई पर ईयर 10% की दर से बढ़ रही है। वेतन 6-7 सालों में बढ़ रहा है। वेतन बढ़ता है तो क्या होता है, लोग खर्च अधिक करते हैं, उपभोग का स्तर जो है बढ़ता है। यानी कि क्या होगा, खर्च अधिक करेंगे तो क्या होता है, डिमांड क्रिएट होता है मार्केट में, डिमांड क्रिएट होता है। डिमांड से क्या होगा, सप्लाई भी आगे बढ़ जाएगा। सप्लाई से क्या होता है, फिर लोग खरीदेंगे तो भारत सरकार को टैक्सेशन भी प्राप्त होता है, टैक्स भी प्राप्त होता है भारत सरकार को। तो यानी कि डिमांड सप्लाई पूरे चेन को बढ़ा देगा, ये पूरे चेन को इंक्रीज कर सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरीज बढ़ती है, या देश में जब भी सैलरीज बढ़ाई जाती है। तो दरअसल में दिल्ली इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ये कर रही है, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट 8 पे कमीशन लाई है, तो कुछ दिनों के पश्चात राज्य की सरकारें जो हैं वो भी अपने यहाँ पर 8वीं जो पे कमीशन है उसको लागू करने लग जाएगा। आप देखेंगे धीरे धीरे न्यूज़ में आने लग जाएगा। सरकार का खर्च भी इससे क्या होता है, बढ़ता है। सरकार का खर्च जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वेतन पर आप खर्चा कर रहे हैं तो सरकार का खर्चा जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। क्या ये सही है इकोनॉमी के लिए? बिल्कुल सही है। सरकार के पास पैसे आते किस लिए हैं, लोगों के लिए ही तो आते हैं। फिर जो लोग खर्चा करेंगे वो भी तो टैक्स आप ही के पास जा रहा है वापस। तो खर्चा सरकार का बढ़ रहा है तो आमदनी भी तो बढ़ेगा टैक्सेशन के द्वारा, है ना। तो इस पूरे चक्र को कल हम लोग समझेंगे। वैसे आप भी सोच सकते थे कि क्या इसमें होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का।